क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में सच में भगवान होते हैं? ये एक लो बजट साइंस फिक्शन फिल्म है जो क्थुलु की पौराणिक दुनिया से शुरू होती है। ये फिल्म पूरी तरह से टाइम लूप वाले पुराने फॉर्मूलों को तोड़ देती है और साथ ही इसमें सुपरनैचुरल हॉरर एलिमेंट्स को जोड़ा गया है। फिल्म ने एक बहुत ही विशाल और जटिल स्पेस ऑनऑर्डर थ्योरी को जन्म दिया है। अब सोचो, अगर तुम एक फिक्स्ड एरिया में फंस जाओ और हर कुछ घंटों में समय रीसेट हो जाए तो तुम क्या करोगे? खुदकुशी कर लोगे या ईश्वर के द्वारा सजा पाने का इंतजार करोगे? कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय पार्सल डिब्बे से। एरन को पता चलता है कि वो डिब्बा उसके पुराने कस्बे से भेजा गया है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं था, न भेजने वाले का न कुछ और। जिज्ञासा के चलते आरोन उसे खोलता है। अंदर निकली एक VHS टेप, और उस टेप में जो वीडियो है वो उसकी पूरी जिंदगी को पलटकर रख देने वाला था। वीडियो में एक औरत दिखाई देती है, उसका नाम है एन्ना। वो एक अजीब से रिचुअल के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि ये प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और इंसान को ऊंचाई पर ले जाती है। फिर वो दिखाती है एक अजीब सा गोल चिन्ह, जैसे कोई सांकेतिक चित्र या तांत्रिक प्रतीक। जब आरोन का भाई जस्टिन ये चिन्ह देखता है तो वो तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है ये एक खतरनाक कल्ट का चिन्ह है जो कभी हमारे पूरे कस्बे को कंट्रोल करता था। ये वही लोग थे जो सबको आत्मा शुद्धिकरण के नाम पर सामूहिक आत्महत्या के लिए उकसाते थे। शुक्र है 10 साल पहले जस्टिन ने आरोन को लेकर उस कस्बे से भाग निकाला था, वरना वो भी आज जिंदा ना होते। लेकिन सवाल उठता है, अगर सबने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी तो फिर एना अब भी कैसे जिंदा है? यही सवाल आरोन को अंदर ही अंदर खटकने लगता है। उसे अपने भाई की बातों पर शक होने लगता है, क्योंकि जब वो छोटा था तब एना और कस्बे के बाकी लोग उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। हमेशा उन्हें अच्छा खाना, प्यार और देखभाल देते थे, जबकि अब अपने भाई के साथ शहर में वो बस फीका सा इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा कर रहा है और कामकाज की हालत भी बहुत ही बुरी है। अब आरोन की जिंदगी ऐसी हो गई थी कि वो मुश्किल से एक साफ सफाई का काम करके गुजारा कर पा रहा था। न तो कोई दोस्त था और न ही जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड। आखिरकार उसने फैसला किया वो वापस अपने पुराने कस्बे जाएगा और देखेगा कि असल में वहां हुआ क्या था। कई बार मिन्नतें करने के बाद उसका भाई जस्टिन आखिरकार मान गया, लेकिन एक शर्त पर। हम सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए वहां रुकेंगे। जस्टिन को पूरा भरोसा था कि बस यही काफी होगा ताकि उसका छोटा भाई सच का सामना कर सके। लेकिन आरोन तो इस सफर को लेकर बहुत उत्साहित था। वो आसमान की तरफ देखता है और यहां पर डायरेक्टर ने कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट छुपा दिया है, क्योंकि आसमान में जो बादल हैं वो उसी गोल चिन्ह जैसी आकार में दिख रहे थे जो उन्होंने उस वीडियो में देखा था। रास्ते में उन्हें एक मेमोरियल दिखता है। वो वही था जो बचपन में दोनों भाइयों ने अपनी कार एक्सीडेंट में मारी गई मां की याद में बनाया था। लेकिन अजीब बात यह थी, इतने सालों बाद भी वो स्मारक नई जैसी चमक रहा था, जैसे कभी पुराना ही ना हुआ हो। दोनों भाई कुछ समझ नहीं पाए, बस वहीं खड़े रह गए, हैरान। जस्टिन ने हाईवे के एक तरफ देखा तो देखा कि एक झुंड पक्षियों का गोलाकार में उड़ान भर रहा था, और जब उसने दूसरी तरफ देखा तो वहां भी बिल्कुल वही दृश्य था, जैसे दोनों ओर की दुनिया एक जैसी हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता वैसा ही हो चुका था जैसा वह शुरू में था। उसे अचानक चक्कर और मतली सी आने लगी, जैसे वो किसी भ्रम या माया जाल में फंस गया हो। वो ज्यादा सोचता नहीं और आरोन को लेकर तेजी से आगे बढ़ता है। आखिरकार दोनों भाई अपने पुराने कस्बे में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जो होता है वो सब इससे भी ज्यादा अजीब था। जस्टिन को लगता है कि यह कस्बा बहुत ही शांत और सुकून भरा हो गया है, ना कोई खतरा, ना कोई डर। और हैरानी की बात यह थी कि कस्बे के सभी लोग पूरी तरह से ठीक ठाक जिंदा थे। यहां तक कि एना भी बिल्कुल वैसी ही यंग और फ्रेश दिख रही थी जैसी वो 10 साल पहले थी। जैसे ही वो कस्बे में घुसते हैं, वहां का मेयर बाहर आ जाता है। वो दोनों भाइयों को तुरंत पहचान लेता है
और बहुत जोश और गर्मजोशी से स्वागत करता है। अभी वो अंदर जा ही रहे होते हैं कि दो और लोग वहां आ जाते हैं और वो भी एक झटके में दोनों भाइयों को पहचान लेते हैं। कस्बे के लोगों को देखकर भाइयों को हैरानी हो रही थी, जैसे सब कुछ वैसा ही ठहरा हुआ हो और समय जैसे आगे बढ़ा ही नहीं। वहां मौजूद एक शख्स ने हैरान होकर कहा, अरे तुम दोनों तो जैसे अचानक इतने बड़े कैसे हो गए। और वहीं दूसरा व्यक्ति, वो कोई और नहीं बल्कि ऐना ही थी, मगर वो तो पूरी तरह वैसी ही दिख रही थी जैसी 10 साल पहले दिखती थी, बिल्कुल भी नहीं बदली। जस्टिन कुछ कहने ही वाला था कि मेयर ने फौरन बात संभाल ली और बोल पड़ा, हम सब बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, हवा यहाँ की एकदम साफ है और सबका मूड हमेशा अच्छा रहता है, तो हम लोग नेचुरली जवान बने रहते हैं। उसने आगे कहा, यहाँ के लोग बड़ी बेफिक्री और सुकून की जिंदगी जीते हैं, बस थोड़ा बहुत काम और कभी कभी एक शानदार पार्टी या भोज फीस्ट, बस इतना ही काफी है पूरे कस्बे को चलाने के लिए। आरोन को तो ये सपना जैसा लगने लगा, वो तो हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहता था। उसने कहा कि वो यहाँ 2 दिन और रुकना चाहता है, थोड़ा जी भरकर आराम करना चाहता है। जस्टिन ने भी सोचा कि शायद यहाँ रुककर वो समझ सकेगा कि असल में यहाँ चल क्या रहा है, तो दोनों भाई वहीं रुक गए। रात में कस्बे में एक बोनफायर पार्टी, आग के पास भोज रखी गई। वहीं एक आदमी ने जस्टिन को जादू दिखाना शुरू किया। उसने एक बेसबॉल हवा में उछाली, मगर वो गेंद वापस नीचे ही नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। जस्टिन हैरान रह गया। तभी उस जादूगर ने कहा, हाथ फैलाओ। और जैसे ही उसने हाथ खोला, वो बेसबॉल कुछ सेकंड बाद उसके हाथ में गिर गई। ये देखकर जस्टिन के रोंगटे खड़े हो गए, मगर वो जादूगर बस एक रहस्यमय मुस्कान देकर वहां से चला गया। मगर असली झटका तो अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद मेयर ने सभी को इकट्ठा किया और बोला, चलो अब रस्सा कशी खेलते हैं। लेकिन इस बार रस्सी के दूसरे सिरे पर कोई इंसान नहीं था। वहां था एक काली रात, एक गहराई, जैसे अंधेरे में कोई राक्षस या प्राणी छिपा हो जो रस्सी को जोर से खींच रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, कोई भी डरा नहीं। सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे ये कोई नॉर्मल गेम हो। फिर सबने जोर से चिल्लाया, आरोन चल तू भी आजमा के देख। आरोन ने भी जोश में आकर रस्सी थामी और अदृश्य विरोधी के साथ खींचतान करने लगा। पहली 2 कोशिशों में हार गया, मगर तीसरी बार उसने पूरी ताकत लगाई और रस्सी को खींचकर जीत लिया। लेकिन जस्टिन की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही उसने रस्सी को पकड़ा, अंधेरे में छिपे हाथों की ताकत ने उसे कई मीटर दूर तक फेंक दिया। उसके हाथ की हथेली कट गई थी और उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे अब यकीन हो गया कि यह सब किसी सामान्य खेल का हिस्सा नहीं है। वो फौरन आरोन के पास पहुंचा और कहा, कल सुबह ही यहां से चलना होगा। लेकिन आरोन तो पूरी तरह यहां के माहौल में डूब चुका था। वो कहता है, एक दिन और रुकते हैं, कल शिकार पे चलेंगे। और ये सब तो बस लोगों की मस्ती है, मजाक। आरोन की खुशियों को देखकर जस्टिन का दिल भी पिघल जाता है। वो फिर से मुलायम पड़ जाता है और मान जाता है। तभी दोनों की नजर जाती है। कुछ दूर एक शराब बनाने वाला ब्रीवर खड़ा है। वो एक ताले लगे हुए घर के बाहर चुपचाप खड़ा है। दोनों हैरान होकर पूछते हैं, वो वहां क्यों खड़ा है? लेकिन उस आदमी ने बस इतना ही जवाब दिया, इसके अंदर शायद बस शराब बनाने का सामान है। मगर उसकी बात में कुछ तो अजीब था, कुछ तो छुपा हुआ। अगले दिन दोनों भाई शिकार पर निकले। बाहर जाकर टारगेट शूटिंग करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जस्टिन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जब पास जाकर देखा तो दंग रह गया। जो गोली उन्होंने चलाई थी वो वापस लौटकर वहीं आ गई थी। उस गोली के सिरे पर साफ साफ निशान थे, जैसे वो किसी बहुत ही सख्त चीज से टकराई हो। जस्टिन अब और भी परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि वहां आखिर टकराया किससे। वो जवाब ढूंढने के लिए रास्ते पर चल पड़ा और तभी उसे एक अजीब आदमी दिखा। उसने आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो आदमी गायब हो चुका था। बस जमीन पर एक जूता पड़ा था। वो रास्ते से भागता हुआ जंगल में घुस गया। वहां उसने देखा कि एक कंटेनर से कुछ आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ
वो चौंक कर पीछे हट गया। अचानक दूर आसमान में सूरज ने अजीब सी चमक मारी, एक तेज फ्लैश, जैसे कोई ब्रेकडाउन या ग्लिच हो रहा हो। ये कोई सामान्य मौसम का खेल नहीं था। वो अभी ठीक से सोच भी नहीं पाया था कि तभी जमीन पर अचानक कोई फोटो प्रकट हो गई। वो चौंक गया, फोटो को उठाया और तेजी से वहां से भाग निकला। सीधा मेयर के पास पहुंचा और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये फोटो, सूरज की चमक, वो आवाजें। लेकिन नगर प्रमुख, मेयर, बस शांत रहा। उसने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या है। हो सकता है जवाब इन तस्वीरों में ही छुपा हो। फिर उसने आकाश की तरफ इशारा किया। जस्टिन ने भी देखा और वो पल में ही हैरान रह गया। आसमान में दो दो चांद थे। सिर्फ वही नहीं, साफ तौर पर दो अलग अलग चांद दिखाई दे रहे थे। मगर मेयर फिर भी पूरी तरह शांत था। उसने समझाया, ये सब मिरर इफेक्ट है। जैसे उत्तरी ध्रुव की रोशनी ऑरोरा बोरियालिस होती है, और जब आसमान में तीन चांद एक साथ आ जाएंगे, तब ये कस्बा फिर से उसी पुराने रिचुअल की ओर लौटेगा। वो आगे कहता है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो फोटो में दिख रहे लेक में जाओ और उस फ्लोटिंग मार्कर बोई को ढूंढने की कोशिश करो। दूसरी ओर आरोन और एना भी दो चांदों को देख चुके थे, मगर उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों चांदों के बीच कोई सीमा रेखा है, जैसे कांच की किसी परत ने उन्हें बांट रखा हो। एना ने समझाया, कस्बे के किसी भी इंसान को नहीं पता कि यह सब क्या है। कोई भी सच नहीं जानता। तभी आरोन को अचानक याद आया वो वीडियो टेप जिसमें एना ने रिचुअल के बारे में बात की थी। उसने पूछा, क्या उस टेप में तुमने ये बताया था? ये चांद, ये रिचुअल, सब उससे जुड़ा है क्या? लेकिन एना की आंखों में खालीपन था। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कभी कोई टेप रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब आरोन और भी उलझ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या ये सब एक भ्रम है, या फिर क्या वाकई में यहां कोई राक्षस, कोई शक्ति, कोई डरावना सच छिपा है? अगले दिन जस्टिन और एरन उस फोटो में दिखाए गए झील तक पहुंचते हैं। जस्टिन बिना कुछ कहे सीधे झील में कूद जाता है और उस फ्लोटिंग मार्कर को ढूंढने लगता है। एरन घबराया हुआ पानी की सतह को देख रहा होता है। तभी जस्टिन अचानक डर के मारे ऊपर आता है। उसके हाथ में एक डिब्बा है और चेहरा पूरी तरह घबराया हुआ। वो बस चिल्लाता है, नीचे कुछ बहुत खतरनाक है, जल्दी नाव चलाओ, निकलते हैं यहां से। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और झील की गहराई में एक बहुत बड़ा गोल काला साया दिखाई देता है, जो साफ दर्शाता है कि यह वही ताकत है जिसने पहले बादलों और पक्षियों को गोल आकृति में घुमाया था। डिब्बा खोलते हैं तो उसमें एक वीडियो टेप मिलता है। अब जस्टिन बस भागना चाहता है। वो डर चुका है और किसी भी हालत में यहां नहीं रुकना चाहता। लेकिन एरन को लगता है कि जस्टिन बस झूठ बोलकर उसे डराकर यहां से भगाना चाहता है। वो जिद करता है कि पहले ये वीडियो टेप देखेंगे। जैसे ही टेप चलती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में दिखाया जाता है कि जस्टिन ने खुद इस गांव के बारे में बाहर की दुनिया को गलत बातें बताई थी कि ये एक डरावना और पागल कल्ट है। गांव के मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत कहता है कि जस्टिन को यहां से निकल जाना चाहिए। अब एरन भी जस्टिन के खिलाफ हो जाता है। उसे लगता है कि गांव थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन लोग यहां अच्छे हैं। शायद जस्टिन की ही वजह से गांव की इतनी बदनामी हुई। अब जस्टिन समझ जाता है कि एरन भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। वो अकेला ही गांव छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, गाड़ी चालू ही नहीं होती। वो थक हार कर पैदल ही चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में अजीब चीजें होने लगती हैं। हर तरफ का नजारा बदलता जा रहा होता है, जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। थोड़ी दूर उसे एक जलती हुई झोपड़ी दिखाई देती है। वही आदमी अंदर जाता दिखता है जिससे पहले वो मिला था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। जस्टिन जल्दी से उस घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, देखता है वो आदमी फांसी पर लटका हुआ है। वो हक्का बक्का रह जाता है, अभी समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ कि तभी उसके पीछे वही आदमी फिर से खड़ा हो जाता है। अब वो आदमी उसे एक बहुत बड़ा रहस्य बताता है कि ये इलाका एक अजीब सी ताकत से बंटा हुआ है। यहाँ के हर एरिया को पत्थरों के खंभों ने अलग अलग जोन में बांट रखा है। हर जोन में अलग अलग लोग फंसे हुए हैं।
और कोई भी जॉन से बाहर नहीं निकल सकता। ये कहकर वो आदमी उसे सामने के जोन में ले जाता है। वो आदमी जैसे ही पत्थर के खंभे के अंदर गया, अगले ही पल वो एकदम घर के अंदर प्रकट हो गया। दरअसल हर एक पत्थर के खंभे के अंदर एक अलग दुनिया थी, अलग टाइमलाइन, अलग लॉजिक, और हर एक जॉन में फंसे लोगों के पास बस दो ही रास्ते थे, या तो खुद को खत्म कर लो या फिर इंतजार करो उन दैत्यों का जो उन्हें बेहद दर्दनाक तरीके से मारने आ जाते। यहाँ के लोग टाइम लूप में फंसे थे। कोई हर 10 साल में रिसेट होता, कोई हर कुछ घंटों में, और अगर रिसेट से पहले उन्होंने खुद को खत्म नहीं किया तो ये लूप उन्हें घसीट कर खत्म कर देता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जस्टिन इन जॉन को पार उसे चेतावनी दी गई, अगर अगली बार रीसेट शुरू होने से पहले तुम जॉन की सीमा पार नहीं कर पाए तो तुम हमेशा के लिए हाशय किए यहीं फंस जाओगे। अगर आपको यह कहानी अब तक दिलचस्प लग रही हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना और सब्सक्राइब करके घंटी बजाओ ताकि आखिरी सच आपसे ना छूटे। अब जस्टिन को याद आता है कि उसका भाई एरन अब भी टाउन के अंदर है। वो दौड़ता है उस आदमी के पास जो उसे ये सब बता रहा था और कहता है, मुझे वहां वापस जाना है, एरन को बचाना है। लेकिन उस आदमी की एक शर्त थी, पहले ये काम करो, एक जगह से मेरे लिए बंदूक लेकर आओ। जस्टिन को एक नक्शा मिलता है और वो निकल पड़ता है। एक अजीब से घर के पास पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि ये जगह भी एक लूप में फंसी है। यहाँ के लोग हर कुछ घंटे में फिर से वही चीजें जीते हैं और अब तक पागलपन की कगार पर है। 2 लोग उस घर में फंसे हैं। उन्होंने न जाने कितनी कोशिशें की हैं इस जगह से भागने की, हर बार एक ही नतीजा, नाकामी। जब वो लोग जस्टिन को बंदूक सौंपते हैं तो अचानक एक आदमी खुद ही अपने घर में आग लगा देता है। इस बार शायद कुछ बदल जाए, लेकिन जस्टिन हैरान रह जाता है। आग बुझ जाती है, घर वैसा का वैसा बन जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। अब कट होता है सीन एरन की ओर, जहां वो भी एक ऐसा ही रूह कंपा देने वाला राज देखने वाला है। उन्हें आसमान में कुछ अजीब दिखाई दिया, एक बड़ा सा धुंधला और अस्थिर गोल आकृति, जैसे कोई आंख हर वक्त उन्हें देख रही हो। अब उन्हें समझ में आ गया कि यह सब एक मनोरंजन की तरह रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे किसी अनजाने प्राणी के लिए किसी शो का हिस्सा हो। इसी वजह से वो सारे वीडियो फुटेज मौजूद थे। भय और घबराहट में डूबे दोनों भाई भागने का फैसला करते हैं। वे समझ चुके थे कि यह जगह एक दुष्ट शक्ति द्वारा नियंत्रित की जा रही है, जो इंसानों को अलग अलग जोन में फंसाकर उनके जीवन को बार बार दोहराकर मनोरंजन का साधन बना रही है। इस बार जस्टिन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने भाई एरन को इस बार हर हाल में यहां से बाहर ले जाएगा। वे दोनों आखिरी बार उस पहाड़ी की तरफ भागते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। पीछे से वो भारी आवाजें आने लगती हैं, शायद रीसेट शुरू हो चुका था। दोनों समय से पहले जॉन की सीमा पार करने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। आसमान साफ, सूरज की रोशनी और न कोई पत्थर का खंभा, सब कुछ सामान्य। अब जस्टिन और एरन एक बार फिर वास्तविक दुनिया में है, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह डर रहेगा कि कहीं वो आंख अब भी उन्हें देख तो नहीं रही। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और हाँ, शेयर करना ना भूलें बेल।